नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में उमड़ रही आस्था की और जो विरोधी दल सनातनियों को निशाने पर लेते रहे, जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक भी भगवान राम के जाकर के दर्शन नहीं किए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की है, जो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के भी लगातार आलोचनाएं ही कर रहे थे, अब उनका भी हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के तो चित्र आपने देख ही लिए होंगे। प्रयागराज तो नहीं गए, हरिद्वार में जाकर के गंगा में स्नान किया है, ट्वीट भी किया। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में गंगा मैया में डुबकी लगाई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बारे में भी सुरसुराहट है, चर्चा है कि फरवरी में किसी समय प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रयागराज जाएंगे तो मुझे लगता है कि गंगा में डुबकी लगाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये सब हो क्यों रहा है? और इस बीच हम ना भूलें, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान भी है और अखिलेश यादव एक तरफ तो गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, और वो भी मेला क्षेत्र में पीडीए की क्या स्थिति है। उनके कुछ ट्वीट हैं, कुछ बयान हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। जोड़ लेते हैं सीधे, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, मैं देख रहा था अखिलेश यादव का ट्वीट, और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। फिर इन्होंने लिखा है, अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए। ये अधिकारियों की तैनाती में भी पीडीए, ये हो क्या रहा है साहब? इसके अलावा और क्या होना चाहिए? सब आप थोड़ा सा चलते हैं पीछे। मार्च 2017 में यूपी असेंबली का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी को हरा करके। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तब वीरेंद्र उन्होंने जी, थोड़ा सा ऊपर का जगह कम कर लीजिएगा, आप थोड़ा नीचे हैं। तो बस उन्होंने बस कहा बस हो गया। कि सब ईवीएम गड़बड़ है और ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से। एक साल बाद मार्च 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ, क्योंकि वो सीट योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे से खाली हुई थी। वो उस समय सांसद थे और वो विधायक बन गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए थे वो। तो वो सीट बीजेपी हार गई। मई 2018 में चुनाव हुआ कैराना में, वो भी बीजेपी की सीट थी। और वो सीट जो है, क्योंकि हुकुम सिंह पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे, वो विधायक थे, वो सीट भी बीजेपी हार गई। फूलपुर लोकसभा सीट, प्रयागराज के बगल की सीट, वहां से केशव प्रसाद मौर्य थे, सांसद थे, और वो चूंकि आ गए थे, चूंकि मिनिस्टर बन गए यूपी में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, वहां भी उपचुनाव हुआ, वहां भी सीट बीजेपी हार गई। बिजनौर में एक विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी के सिटिंग एमएलए का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में, वहां उपचुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी हार गई। तो फिर ईवीएम ठीक हो गई, कोई समस्या नहीं थी, तब तक पीडीए नहीं आया था। उसके बाद 19 में लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा और आरएलडी का अलायंस हुआ। सपा को मिली 10 और बसपा को मिली 5, आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। और चुनाव होते ही जून 2019 में वो अलायंस टूट गया। अब आया 22 का चुनाव विधानसभा का, तो फिर से ईवीएम गड़बड़ हो गई और खैर समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, वो 111 सीटें जीत गए। और फिर आया 2024 का चुनाव, तब तक ईवीएम ठीक हो गया। और 2024 में आपका इंडी गठबंधन बन गया, इंडी अलायंस बन गया। तो समाजवादी पार्टी को मिली सीटें 37, कांग्रेस को मिली 6 और बाकी मिली 43 जितनी बची
वो मिली बीजेपी को, तब तक ईवीएम ठीक था। और जम करके जो है झूठ फैलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और तब तक कांग्रेस के लोग वो लाल किताब बाइबल नुमा लिए घूमते थे। वो बताते थे कि संविधान है, ऊपर लेबल संविधान का था, अंदर उसमें ब्लैंक पेजेस हुआ करते थे। और तब तक जून 2023 में पीडीए बन गया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो वो पीडीए जो है वो उनका अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो बदलता रहता है कि पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जैसा जहां माहौल होता है वैसा वो बोलते हैं। तो पीडीए और जो 37 सीटें आ गई, उससे उनको लगा कि भाई अब तो बीजेपी का सितारा डूब गया, अब तो पीडीए का जमाना आ रहा है। जबकि वो ये नहीं बताते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति भारत में तो नेहरू के जमाने से हो रही है। 60 के दशक में बद्री प्रसाद मौर्य, बीपी मौर्य इलेक्शन लड़े थे अलीगढ़ लोकसभा सीट से बाई इलेक्शन में, और वो दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस के पहले नेता जो थे, इलेक्शन जीत के आए थे। उससे पहले आपको याद होगा जनता दल जब बना था 1989 में, 89 में, उस समय नारा दिया गया था अजगर, अहिर जाट गुजर राजपूत। बाद में उसमें मां जोड़ दिया गया, मजगर यानी मुसलमान हो गया उसमें। फिर मंडल आया, तो मंडल में तो बाकायदा पिछड़े हिंदू और पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, तो उसको बिल्कुल जो है वैधानिक दर्जा मिल गया दलित पिछड़े वो पिछड़े और मुसलमानों के अलायंस का। अब उसमें उन्होंने पीडीए जोड़ दिया। तो ये पुरानी बोतल, ये जो है नई बोतल में पुरानी शराब ये पेश कर रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और अभी उन्होंने हाल में कहा कि साहब वो प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है, वहां हर जगह पोस्टर लगे हैं और होर्डिंग लगी है पीडीए की। अब पीडीए का मतलब है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब इन्होंने बात कही तो उनका ये दावा है कि सरकार ने वो होर्डिंग हटवा दिए प्रयागराज से, इलाहाबाद से। तो ये है मामला इनका पीडीए का। और यही शिकायत जब अभी नवंबर में जब 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, तब उन्होंने यही बात तब भी उठाई थी कि सब जो पीडीए के बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनका तबादला कर दिया गया, और इस तरह का उन्होंने शोर मचाया था। जबकि ये सबको अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन के समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। वो सारे अधिकारी इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं, और और किसी अन्य राज्य का एक आईएएस अधिकारी उस क्षेत्र में एज ऑब्जर्वर पोस्ट होता है, और वो सीधे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है। इलेक्शन कमीशन किसी की सुनता नहीं है। अभी हाल में आपने देखा महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ असेंबली का नवंबर में, तो वहां की डीजी पुलिस को हटाया इलेक्शन कमीशन के आदेश पर। वहां तो सरकार बीजेपी की थी, महायुति की सरकार थी, लेकिन महायुति की सरकार के होने के बावजूद डीजीपी को हटाया गया और नया डीजीपी नियुक्त हुआ, तब वहां चुनाव हुआ। तो ये जो है, क्योंकि अभी नवंबर में 9 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए थे, ये केवल 2 जीत पाए, ये अपनी सीटें हार गए। और सबसे बड़ा झटका इनको लगा कुदरकी में, मुरादाबाद में, जहां मुसलमानों की संख्या बताई जाती है करीब 60% है। तो जो संभल के विधायक हैं इकबाल महमूद ने कहा कि साहब बताइए, मुसलमानों के वोट लूट लिए गए, विधानसभा में उन्होंने कहा था। तो इस पे राजा भैया जो कुंडा प्रतापगढ़ के विधायक, उन्होंने बहुत आपत्ति जताई कि यदि हिंदू बाहुल सीट से मुसलमान जीत के आता है, तो क्या वो हिंदू वोट को लूट के आता है। तो ये सब जो पेशबंदी हो रही है, ये केवल मिल्कीपुर में जो इनकी समाजवादी पार्टी की जो हार होने जा रही है, उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए अभी आधार बनाया जा रहा है, पेशबंदी की जा रही है कि हमें क्या कहना है। तो अब जैसे 2017 में चुनाव हारे, तब कहा ईवीएम खराब है, और अभी हारे नवंबर में, तो कहा साहब वो पीडीए के कर्मचारी अधिकारी हटा दिए गए। तो ये केवल जो है ये केवल नारेबाजी है, बहानेबाजी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये जो उन्होंने भय दिखाया था जून 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उससे जो सीटें बढ़ गई थी, उससे इन्होंने ये मान लिया था कि अब तो बीजेपी का सूर्य डूब गया है, और अब जो पीडीए का उदय हो गया है। अब यूपी की जनता और यूपी का मतदाता पीडीए को वोट देने के लिए बेकरार बैठा हुआ है कि बस आए अंग्रेजी मुख्यमंत्री बन जाएं। तो वो जो आभा मंडल बना था, उससे जो यूफोरिया बना था, जो उत्साह पैदा हुआ था इंडिया अलायंस में,
वो अक्टूबर में हरियाणा का विधानसभा चुनाव आते आते निपट गया, आपने खुद देखा। और बल्कि 14 और 19 की तुलना में बीजेपी की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 24 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हुई और उसको क्लियर मेजोरिटी मिल गई। और जो जो कसर बाकी रह गई थी वो साफ हो गया अगले महीने महाराष्ट्र में, नवंबर में, 23 नवंबर को जो परिणाम आया। अकेले बीजेपी को 280 या 284 की विधानसभा में 132 सीटें मिल गई। और आज वहां हालत ये है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे वो बीजेपी से हाथ मिलाने को बेकरार बैठा हुआ है। और वहां पे स्थिति ये हो रही है कि शायद वहां पे विपक्ष में केवल कांग्रेस बचेगी। तो अब बिल्कुल। इनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले कैसे यूपी में माहौल बनाया जाए। तो उसके लिए कभी वो पीडीए को कैसे जिंदा किया जाए, तो सनातन धर्म के खिलाफ जो उनका घृणा का जो उनकी राजनीति है, कैसे जाति भेद पैदा किया जाए, कैसे जाति तनाव पैदा किया जाए। तो सनातन धर्म को, हिंदुओं को गाली देना शुरू करो, कहीं वैमनस्य हो, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो, और फिर हम कहें कि योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गई है। अब पता नहीं उनको कहाँ सपना आया, बोले कि साहब वो लखनऊ में कालिदास मार्ग पर जो मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग दबा हुआ, वहां खुदाई की जाए। अरे 5 साल वहां आप रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1.5 साल रहे, फिर उसके बाद 1.5 साल रहे, फिर 4 साल रहे, तो 7 साल वहां मुलायम सिंह यादव रहे। तब आपको वहां शिवलिंग नहीं, आपको नहीं दिखाई पड़ा। और अब बोल रहे हैं कि साहब ये जो महाकुंभ में जो तीर्थ यात्रियों की संख्या जो जो सरकार बता रही है वो फर्जी है। बिल्कुल ठीक बात है, फर्जी है। लेकिन आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे। कोई तो आप प्रमाण देंगे इसका, कोई तो सबूत देंगे आप इसका। लोग लोग रेल के माध्यम से आ रहे हैं, लोग बस के माध्यम से आ रहे हैं, लोग निजी वाहन से आ रहे हैं, और भी वाहनों से आ रहे हैं, और सारे होटल वहां बुक हैं। वहां पे जो कमरा होटल रूम में 3,000 से 5,000 का मिलता था, वो 50,000 में आज नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। सारे होटल पूरे मेले का जब तक समय है 26 फरवरी तक का, सारे होटल रूम वहां बुक हैं। धर्मशाला और 10 लाख कल्पवासी वहां ठहरे हुए हैं। और वहां पे इतने ही लोगों के लिए ठहरने की, 10 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था, तमाम जो जो वहाँ जो मठ है और जो अखाड़े हैं, उन्होंने जो अपने वहां पे कैंप लगाए हैं, वहां ठहरने की व्यवस्था है। लोग आते हैं, बहुत से ज्यादा 1 रात रुकते हैं और चले जाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। जो 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 ड्रोन उड़ रहा है वो सबके चेहरे का फोटो ले लेता है, तो उससे जो है अब जो है एग्जैक्ट डाटा मिलना संभव हो गया है कि कितने लोग आ रहे हैं। तो किसी ना किसी, और जो उनका जो एक एमपी है चंदौली का, वीरेंद्र सिंह, जो जो पहले बनारस जिले का हिस्सा था, वो कह रहा है कि जो संभल में की बावड़ी में जो बावड़ी मिली है, वो राजाओं की अय्याशी के अड्डे थे। और जो वहां पे जो संभल के कुओं में खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं, वो तवायफ देवी की मूर्ति है। अब वो जानबूझ करके अपमानजनक, भड़काऊ और बल्कि मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से संभल का जो माहौल बना है, वो कैसे उसको पलटा जाए। अच्छा, संभल में जो हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे हुआ था मस्जिद का। उसमें और उसके बाद जो वहां पथराव हुआ 24 नवंबर को, तो उसमें कोई मामला हिंदू मुस्लिम बन नहीं पाया। जी हाँ। तो वो हिंदू मुस्लिम है भी नहीं। वो पत्थरबाजी हुई मुसलमानों ने पुलिस के ऊपर की, उन्हीं में गोली चल गई। और अब ये कह रहे हैं कि सब पुलिस ने मार दिया। अरे भाई, पोस्टमार्टम सबका हुआ सब, और उन सारे शवों में जो जो कारतूस निकले वो तो पाकिस्तान के बने हुए थे। तो पाकिस्तान के कारतूस पुलिस के पास कहां से आ गए, तो वो भी आरोप नहीं चला। तो संभल में जो मुसलमानों के पास जो विक्टिम कार्ड था कि साहब हमें बड़ा सताया जा रहा है, वो उनका जाता रहा, अब वो खत्म हो गया। और जिस तरीके से योगी जी ने आदेश दिया है कि 78 के दंगे से लेकर आज तक की जांच कराई जाए, उन्होंने विधानसभा में कहा कि 209 हिंदू अब तक मारे गए हैं। और एक बार के दंगे में तो एक साथ 184 या 189 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। और आपने देखा पिछले हफ्ते में कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोग लौट के आ रहे हैं, वो हिंदू परिवार
जो पलायन कर गए थे, जो जो औने पौने दामों में अपने मकान को बेच के चले गए थे, या उन्होंने बेचा नहीं था फिर भी उस पर कब्जा हो गया था। अभी परसों नरसों जो है संभल में एक तुलसीराम प्रजापति को जो है 10,000 स्क्वायर फीट उसकी जमीन थी, उस पे मुसलमान ने जो है अपना स्कूल खोल रखा था, उसको एसडीएम ने मौके पे पहुंच के वहां कब्जा दिलाया। तो अब जो है ये सारी पेशबंदी ये हो रही है कि संभल में जो नुकसान हुआ है और संभल में जिस तरीके से इनके सामने चुनौती आई है कि मुसलमानों का विश्वास और समर्थन कैसे बरकरार रखा जाए। संभल के एमपी हैं वो जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर 1,92,00,000 का बिल उनके ऊपर भेज दिया है पावर कॉर्पोरेशन ने। उन्होंने जवाब दिया तो वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उनके जवाब को खारिज कर दिया, कहा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उनके ऊपर एफआईआर है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो हाईकोर्ट गए थे कि साहब एफआईआर को रद्द किया जाए, क्वैश किया जाए। हाईकोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया और ये इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्शन दिया कि आप पुलिस से जांच में सहयोग करें। तो इस सब इतनी चुनौतियों के बीच में अब आ गया मिल्कीपुर का चुनाव और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव बड़े लंबे मार्जिन से हारने जा रही है। तो मिल्कीपुर का चुनाव अगर ये हार जाएंगे तो 2027 के चुनाव के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, जो पेशबंदी हो रही है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका लगेगा। और संभल में तो अभी झटका आना बाकी है। अभी जो है वीरेन जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वैसे तो हम भी अपने प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं कि मिल्कीपुर में इनकी हालत खराब है और 2022 में फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी 13,000 का ही अंतर था हाँ हार हाँ जीत हाँ में। हाँ और जिस तरह का इस समय वातावरण बन गया है, हरियाणा महाराष्ट्र की जीत, 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अभी महाकुंभ लगा हुआ है, एक दिल्ली पूरा का ऐसा चुनाव चल रहा है, वातावरण बन गया दिल्ली चल है रहा है। और दिल्ली का चुनाव चल ही रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि मिल्कीपुर वाकई भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो इनको परेशानी इस बात की भी है कि ये लोग अब मिल्कीपुर से भी हाथ धोएंगे, यानी 10 उपचुनाव और 8 अगर ये लूज करेंगे तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा इनके लिए। हाँ बिल्कुल सही होगा। और उसके अलावा ये बात और जो दूसरी चिंता इनको जो सता रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जो हुए थे मई में, जिस तरीके से कांग्रेस को वहां पे एन ब्लॉक मुस्लिम वोट मिला, उसके बाद तेलंगाना में मिला, उसके बाद यूपी के अलावा बिहार के अलावा अन्य और यूपी बिहार बंगाल के अलावा कांग्रेस को एन ब्लॉक मुस्लिम वोट मिला है लोकसभा चुनाव में। अब कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि यूपी में मुसलमान वोट को वापस अपनी ओर लाना है। और ये राहुल गांधी का जो जो मनुस्मृति का जो वो लहराते हैं और जो भारत विरोधी बयान देते हैं, अब तो उन्होंने कह दिया कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। और ये बड़े हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश का हरकतुल मुजाहिदीन आईएसआई पाकिस्तान की और छत्तीसगढ़ के नक्सलिट जो आपके नक्सलवादी हैं, वो भी इंडियन स्टेट से फाइट कर रहे हैं, जो भारतीय राष्ट्र राज्य से फाइट कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी भारतीय राष्ट्र राज्य से लड़ रहे हैं और वो लीडर अपोजिशन भी हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं और कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया है। तो कांग्रेस जिस तरीके और ये सारा जो जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि मुसलमान वोट को गोलबंद किया जाए। और उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी को अगर वो नहीं हरा पाएंगे या सत्ता से आने से नहीं रोकेंगे तो ये 2027 में पंजाब विधानसभा का भी चुनाव है, वहां ये हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। तो ये सब और आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने बहुत जो है सबसे पहले कूद के सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल का, जबकि जो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि भाई अब साफ कह दो ना कि ये जो इंडी अलायंस है ये केवल लोकसभा के लिए था, ये असेंबली के लिए था ही नहीं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तो ये अलायंस केवल नाम का है, असेंबली में कोई उसका मतलब नहीं है। और ये बात सामने भी आ गई है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक सीट नहीं दिया, महाराष्ट्र में ये 10 सीट मांग रहे थे, केवल 2 सीट मिली इनको। और वही हाल है दिल्ली में।
तो ये जो है 2027 में मुस्लिम वोट को लेकर के भी पेशबंदी हो रही है, और कांग्रेस जो है बहुत दमखम के साथ 2027 में यूपी असेंबली का चुनाव लड़ने की योजना बना चुकी है। वो 200 सीटों पे वो फोकस कर रहे हैं, और जितना ज्यादा कांग्रेस की मेहनत करेगी और यदि उसके वोट शेयर में अगर अगर बढ़ोतरी होती है, तो उतना ही नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। और मुझे और जो आज जो स्थितियां हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन यूपी विधानसभा का 2027 का अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। ये बताइए भट्ट साहब, ये पीडीए पीडीए तो कर रहे हैं, इंडी अलायंस अभी है अस्तित्व में या खत्म हो गया, या उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन भाई बहन संभल के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से? क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी का सांसद है। संभल को लेकर के सबसे ज्यादा वोकल अखिलेश यादव थे ही, इधर तो चुप हैं। और कल मेरी बाबा रामदास से बात हो रही थी, उनका कहना था कि साहब संभल के मुसलमान आज की तारीख में अखिलेश यादव से बहुत नाराज हैं। सांसद को भी अब उसके हाल पे छोड़ दिया इन्होंने, जैसे आजम खान को छोड़ दिया था। और अब संभल के मुसलमानों की बात भी नहीं कर रहे हैं। वहां शाही मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन गई है, तैयार है लगभग, बस उसका लेंटर खोलना है, उसके बाद बहुत तेज गति से काम हो जाएगा। और महीने में खुल जाएगी। अखिलेश यादव ने बोलना ही बंद कर दिया है संभल पे। देखिए ऐसा है, 1990 में जब जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की घोषणा की थी और लाखों लोग अयोध्या पहुंचे थे बाबरी मस्जिद को आजाद कराने के आंदोलन में, और उसमें 2 बार पुलिस की गोली चली थी, उसमें बहुत से कार सेवकों की उसमें मौत भी हुई थी। और और उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई थी, उस समय कल्याण सिंह मुखर्जी थे। तो मुलायम सिंह यादव का ये पॉलिटिकल कद था, ये स्टेचर था कि वो एक खुला हिंदू विरोध का स्टैंड ले सकते थे, और उनके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी भी खड़ी थी, उनके पीछे अन्य पार्टियों के लोग भी खड़े थे। लेकिन संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव को खुल करके एक घोर हिंदू विरोधी स्टैंड लेना पड़ेगा, जो लेने का साहस वो नहीं रखते। और दूसरी बात यह है कि संभल विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है, संभल शहर है, लेकिन संभल लोकसभा सीट में जो जो संभल का जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे तो हिंदू आबादी का बाहुल्य है, और उसमें बड़ी संख्या यादव समाज की है। तो बिना यादव वोट के समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संभल से या मुसलमान हो या यादव हो, वो बिना यादव वोट के चुनाव जीत नहीं सकता। और जो संभल में जो दंगे पिछले 45 साल में हुए हैं, उसका दंश हिंदुओं के सभी जातियों के सभी वर्गों के लोगों ने झेला है। और वहां पे जो एक मंदिर है, जो है योग ऋषि गिरी, जो जो एक वहां पे संभल के कल्की मंदिर के महंत हैं, जो इस अभियान को चला रहे हैं, ये कल्की ये हरिहर मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनी है उस पर सर्वे का, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर मुकदमा किया था विष्णु जैन ने। तो सारे ऐतिहासिक तथ्य और अभिलेख और दस्तावेज वो सब जुटाए थे उन्हीं महंत जी ने, जो संभल के हैं, और वो यादव समाज से आते हैं। तो ये भी अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो भाई आखिरकार हिंदू भी तो उनका वोटर है, खाली मुसलमान तो नहीं है ना। तो घनघोर एंटी हिंदू वोट स्टैंड लेना अखिलेश यादव के लिए एक बहुत कठिन स्थिति होगी संभल के संदर्भ में। और खुल करके मुसलमानों के पक्ष में भी खड़े होना संभल में अखिलेश यादव के लिए बहुत कठिन काम इसलिए है कि वहां पर भी जो है जो जो पीड़ित पक्ष है वो मुसलमान नहीं है, पिछले 45 सालों में वो हिंदू है। तो और जितने कुएं मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, कूप मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं संभल में, चंदौसी में, उनकी संख्या 100 के पार जा चुकी है। और कितने लोग आ रहे हैं कि जिनके जमीन और दुकानें कब्जा कर ली गई, मकान कब्जा कर लिए गए, और आज तक कभी किसी ने वो मुद्दा नहीं उठाया। और जितने दृढ़ता के साथ योगी जी ने ये बात विधानसभा में कही है कि 189 हिंदुओं को जला के मार दिया गया, कभी आज तक किसी दल ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, कभी क्यों नहीं किया।
तो ये सारी बातें आने वाले 2-3 महीनों में सामने आएगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नवंबर के महीने में जामा मस्जिद एक्शन जो कमेटी है संभल की, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 6 जनवरी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करिए। इलाहाबाद में रिट फाइल हो गई है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला ये उठेगा कि जब जब 1904 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1920 को ये मस्जिद की ओनरशिप या कस्टोडियन या कस्टडी एएसआई को सौंप दी गई थी। तो ये जामा मस्जिद कमेटी किस कानूनी अधिकार से, किस कानून से उसका इस पे कब्जा बना हुआ है। 2018 में एएसआई इस मस्जिद कमेटी के खिलाफ एफआईआर कर चुकी है। अभी नवंबर 2024 में फिर से एएसआई ने चंदौसी जिले के सिविल कोर्ट में मस्जिद कमेटी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की है कि इसका कब्जा हमें वापस दिलवाया जाए। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला आएगा कि मस्जिद कमेटी का लोकस स्टैंडर्ड क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, किस आधार पे वो यहाँ पे ये जो है रिट फाइल की गई है, क्योंकि उसमें फिर इस बात का जिक्र होगा कि 18 में एएसआई ने इतनी एफआईआर की थी मस्जिद कमेटी के खिलाफ, और एएसआई की एप्लीकेशन सिविल कोर्ट चंदौसी में पेंडिंग है कि साहब ये इस मस्जिद का कब्जा एक्शन ये मस्जिद कमेटी से हटा के हमको दिया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं अभी तय नहीं है, और हमें और ये टिप्पणी हम नहीं कर सकते कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा। प्लस उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे सुनवाई करने के लिए स्पेशल बेंच गठित कर दी है। केंद्र सरकार ने भी कहा है, अब जो पिछले 4 साल से टाल रही थी कि हम भी अपना काउंटर एफिडेविट या अपना जवाब दाखिल करेंगे इस रिट के ऊपर। फरवरी से इस मामले में सुनवाई होनी है। उम्मीद ये की जाती है कि जस्टिस खन्ना का रिटायरमेंट शायद 15 मई में किसी दिन है, तो वो अपने रिटायरमेंट के पहले इस मामले में फैसला करके जाएंगे, क्योंकि जस्टिस खन्ना स्वयं इस बेंच को हेड कर रहे हैं, बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी आना है। तो प्लस संभल की जांच हो ही रही है, सारे जो है पूरा 45-50 साल पुराने सारे जो मुकदमे हैं, एफआईआर हैं, वो सारे जो पुराने दस्तावेज हैं वो सब निकाले जा रहे हैं अब लेखागार से। और 1992 में जो वहां दंगा हुआ था उस समय, और आपको याद होगा 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद यूपी में कल्याण सिंह की सरकार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया था। और उसके बाद दंगे हुए थे, मोतीलाल वोरा गवर्नर बन के आए थे, और वोरा जी ने जो हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था उसमें जितने मुसलमान अभियुक्त थे वो सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। ये बात भी अब सामने आएगी। तो आने वाले जो 3 महीने हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है मस्जिद कमेटी की, और वहां एएसआई भी उसमें पार्टी होगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है जियाउर रहमान बर्क के मुकदमे की सुनवाई चल रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सांसद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और चौथा यूपी गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन है पिछले 78 से अब तक के दंगों में वो भी चल रहा है, उसके भी। तो ये इन 4 चीजों से जो तथ्य सामने आएंगे, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अपने लिए डिफेंड करना बहुत कठिन परिस्थिति होगी। इसका मतलब ये है 2027 से पहले तो बहुत कुछ होने वाला है। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े आप और ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।